टेंशन टेंशन टेंशन। उफ, ये पेंशन ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस कौन सा रहेगा सही और किसको कहे नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टैक्स बढ़ाकर मोदी सरकार अब मिडिल क्लास वालों की कमर तोड़ने के बाद यूपीएस लाकर चुनाव में अपनी सीट बचाने पर लगी है, क्योंकि 24 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का डिसीजन लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनपीएस की स्कीम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। जी हाँ, और इस डिसीजन से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये पेंशन स्कीम आखिर है क्या। यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि आपके बुढ़ापे की लाठी। अब जैसे बुढ़ापे में एक इंसान 3 पैरों के सहारे चलता है, वैसे ही यूपीएस भी मेनली 3 पिलर्स पर खड़ा है, और उसमें से पहला पिलर है एश्योर्ड पेंशन, यानी कि इस पेंशन स्कीम में सेंटर के सभी एम्प्लॉइज को उनके आखिरी 12 महीनों की बेसिक पे की एवरेज का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज को उनकी लास्ट पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था, और उसके लिए उन्हें कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी करनी होती थी। और जहां तक एनपीएस की बात है तो उसमें पेंशन कम्प्लीटली मार्केट रिस्क पर डिपेंड करती है। सो कांग्रेचुलेशंस। पर चलिए अब इस बात को एक छोटी सी कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की बेसिक पे 50,000 रुपए है और रिटायरमेंट से करीबन 8 महीने पहले उसकी प्रमोशन हो जाती है, और अब उसकी बेसिक पे बढ़कर 60,000 रुपए हो जाती है। यूपीएस की कैलकुलेशन के हिसाब से अब उसके आखिरी 12 महीनों की बेसिक पे का एवरेज निकाला जाएगा, जो कि 56,667 रुपए बनता है। अब इसका अगर हम 50% करें तो पेंशन बनेगी 28,334 रुपए। वहीं अगर हम ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन आपकी लास्ट बेसिक पे का 50% होगा। तो अब क्योंकि इस केस में आपकी बेसिक पे 50,000 से 60,000 रुपए हो चुकी है, यानी कि आपकी पेंशन बनेगी 30,000 रुपए। हालांकि ये फर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन इस मामले में ओपीएस ने बाजी मार ली है। वहीं अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस करता है तो यूपीएस में उसे पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ओपीएस में 10 साल की सर्विस करने पर 9,000 रुपए दिए जाते थे, यानी कि यूपीएस में उसे पूरे 1,000 रुपए का फायदा होगा। चलिए अब इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की बेसिक पे 10,000 रुपए है, तो पूरे साल का हुआ 1,20,000 रुपए। अब इसकी एवरेज निकालेंगे तो बनेगा 10,000 रुपए, और इसका 50% करने पर पेंशन बनेगी 5,000 रुपए, लेकिन यूपीएस के अकॉर्डिंग उसको पेंशन मिलेगी 10,000 रुपए। वहीं ओपीएस के रूल के हिसाब से उसको पेंशन मिलती सिर्फ 9,000 रुपए, और एनपीएस में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं था, तो यहाँ बाजी मारी है यूपीएस ने। फिर आता है दूसरा पिलर, फैमिली पेंशन। जहाँ तक फैमिली पेंशन की बात है तो यूपीएस के हिसाब से अगर एम्प्लॉय को अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं अगर ओपीएस की बात करें तो उसमें पेंशन का सिर्फ 30% ही फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता था। वहीं एनपीएस में भी 30% बेसिक पे का फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता था, जिसकी मिनिमम अमाउंट 3,500 रुपए थी। तो इस मामले में भी यूपीएस ज्यादा फायदेमंद है। अब बात आती है तीसरे पिलर की, जो कि है डियरनेस रिलीफ। अब यूपीएस के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन के पैसों में डियरनेस रिलीफ भी ऐड होगा, जो कि AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से दिया जाएगा, ताकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का असर आपकी पेंशन पर ना पड़े। वहीं जहां तक एनपीएस की बात है तो उसमें डीआर ऐड नहीं किया जाता था। अब क्योंकि ओपीएस चूज करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बात आती है एनपीएस और यूपीएस की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने एक बार एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया तो आप दोबारा से एनपीएस में नहीं जा सकते। वहीं यूपीएस में शामिल होने के बाद अगर आप वीआरएस का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पेंशन के पैसों के लिए अपनी रिटायरमेंट तक का इंतजार करना होगा। यानी कि अगर कोई इंसान 50 साल की एज में वीआरएस लेता है तो उसकी पेंशन 10 साल बाद यानी कि उसकी रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होगी, ना कि वीआरएस लेने के बाद। अब क्योंकि वीआरएस लेने के बाद आप सरकार के सैलरीड एम्प्लॉय नहीं रह जाते, इसीलिए ना ही आप 10% कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और ना ही सरकार आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगी। यानी कि वीआरएस लेने के बाद जो भी आपका कॉर्पस होगा बस वही ग्रो करेगा, और रिटायरमेंट होने पर उसी राशि से आपको पेंशन दी जाएगी। वहीं जहां एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% रहता था और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती थी, वहीं यूपीएस में भी
आपको 10% का कंट्रीब्यूशन देना होगा और सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। चलिए अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एनपीएस में जहां आप पूरे 24% के कंट्रीब्यूशन को अपने हिसाब से हाई रिस्क या लो रिस्क प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, वहीं यूपीएस में आपके 10% और सरकार के 18.5% कंट्रीब्यूशन में से आप बस 20% के कंट्रीब्यूशन को ही अपने हिसाब से हाई रिस्क या लो रिस्क प्लान्स में लगा सकते हैं। बाकी के 8.5% को पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगी और इसी 8.5% की इन्वेस्टमेंट से सरकार आपको 50% पेंशन एश्योर करवाएगी। इतना ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट मार्केट के अप्स एंड डाउन से एम्प्लॉयज को बचाने के लिए भी किया जाएगा। अब यहाँ जानने वाली बात ये है कि आपका हाई रिस्क या लो रिस्क प्लान को चुनना आपको सरकार से मिलने वाली मिनिमम 50% पेंशन एश्योरेंस को अफेक्ट नहीं करने वाला। अब देखा जाए तो जहाँ पहले आप पूरे 24% कंट्रीब्यूशन को अपने हिसाब से हाई रिस्क या लो रिस्क प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, वहीं अब सिर्फ 20% को ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस स्कीम में जहां एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो फिक्स रखा जाएगा, वहीं सरकार के कंट्रीब्यूशन को हर 3 साल बाद चेंज किया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी। अब क्योंकि एनपीएस में आप पूरे 24% कंट्रीब्यूशन को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते थे, मान लीजिए कि एनपीएस में आपने जिस कैटेगरी में पैसा डाला है उसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, उस केस में आपको पेंशन बेशक यूपीएस से ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो पेंशन मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करेगी। वहीं दूसरी तरफ पीएफआरडी की रेगुलेशंस के हिसाब से यूपीएस में भी एनपीएस की तरह अपने इंडिविजुअल प्लान की अप टू 60% राशि को टैक्स फ्री विड्रॉ कर पाएंगे। जहाँ ग्रेच्युटी का फायदा तो आपको मिलेगा ही, वहीं रिटायरमेंट पर आपको एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा जो कि आपके हर 6 महीने के काम के लिए जोड़ी जाएगी और ये अमाउंट आपकी बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस का 1/10 होगा, जिसको आपकी हर 6 महीने की सर्विस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी इंसान ने 30 साल काम किया और उसकी बेसिक पे और डीए मिलाकर जो अमाउंट बनती है वो 1 लाख रुपए है, तो लंप सम अमाउंट निकालने के लिए इसका 1/10 किया जाएगा जो बनेगा 10,000 रुपए। अब 30 साल में 60 बार 6 महीने आएंगे, तो अब इस अमाउंट को 60 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है 6 लाख रुपए। यानी कि 30 साल काम करने पर आपको लंप सम अमाउंट के रूप में 6 लाख रुपए मिलेंगे और वो भी तब जब आपकी बेसिक पे और डीए का सम 1 लाख रुपए बनता है। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी इस स्कीम को लागू कर सकती है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज का क्या? आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था कि यूपीएस को उनके लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी गई? वहीं दूसरी तरफ जॉब्स में कैटेगरी वाइज दी जाने वाली एज रिलैक्सेशन की वजह से कुछ एम्प्लॉइज 25 साल कंप्लीट हो जाने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। आखिर उस केस में पेंशन का क्या होगा? उम्मीद है कि इन सभी सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलेंगे। वहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएस एनपीएस से काफी बेहतर है, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ एम्प्लॉइज को फायदा होता नजर आ रहा है, बल्कि ये सरकार पर पड़ने वाले पेंशन के बोझ को भी कम करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।